बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे देश में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है 2 बार कराता है साल में। और इसे हर एडवोकेट को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और इसी के चलते इन्होंने सिलेबस निकाला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसमें जो कि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। उसी के चलते हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे ये सीरीज़ बनाई है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर और मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे हम वीडियोस में कवर कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है और हम इसमें इन्वायरमेंटल लॉ कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 2 मार्क्स के। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये AIB 18 में आए हैं, यानी कि 2023 में। और ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये AIB 16 यानी 2021 में आए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि इन्वायरमेंटल पे आए हैं। तो 2 नंबर का इन्वायरमेंटल लॉ आता है। लेकिन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हम एक बार कॉलेज में जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मेजर टॉपिक्स जो कि हमारे बेयर एक्ट्स में भी नहीं होता। देखिए, एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि AIB एग्ज़ाम में आप अपने बेयर एक्ट्स ले जा सकते हैं, यानी जो इन्वायरमेंटल के हमारे बेयर एक्ट्स हैं, एयर वाटर एक्ट जितने भी हैं, तो वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन जो उसमें बेयर एक्ट में आपको प्रिंसिपल्स नहीं मिलते हैं, तो उस प्रिंसिपल को हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि उसमें से एक सबसे पहला जो मैं कवर कर रहा हूँ इसका नाम है स्टॉकहोम प्रिंसिपल। ये बेसिकली स्टॉकहोम जो है ना, ये कैपिटल सिटी है स्वीडन की। 1972 में यहाँ पर ह्यूमन इन्वायरमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि यूनाइटेड नेशंस ने करवाई थी। और मैं आपको बता दूं इसमें करीब 113 कंट्रीज़ थी। उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जैसे कि अपना अमेरिका हो गया, कनाडा, जापान हो गया, और यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि आप स्वीडन हो गई, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई। ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा है इंडिया था, और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका था, ब्राज़ील था, केनिया था। तो ये भी कंट्रीज़ थी। अब सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो इसमें कई सारे प्रिंसिपल थे लेकिन प्रिंसिपल 21 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी ने ही बेस बनाया है, बेसिकली फाउंडेशन है ये इस प्रिंसिपल का। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो आपके नेशन है, मान लीजिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं इंडिया का ही, तो इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यानी कि हमारे जैसे माइनिंग होती है, जैसे कोयला निकलता है, तो ये बोल रहे हैं आप कोयला निकालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी देशों को। लेकिन जब आप उसे प्रोसेस करते हो ना, उससे जो पोल्यूशन होता है, इसका ध्यान रखिए कि आपकी जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री कौन सी है? श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और चाइना भी है एक तरह से। तो इस तरह की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनको पॉल्यूटेंट नहीं करना हमें, यानी उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल जो फाउंडेशन है वो यही कहता है, प्रिंसिपल स्टॉकहोम। लेकिन भाई किसी और को, नेबरिंग कंट्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसके बाद इसके 2 आउटकम बहुत मेजर हैं। एक तो ये कि इन्होंने US और कनाडा ने आपस में डील कर ली, एग्रीमेंट कर लिया कि भाई अब से हम जो है एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे इस तरह से, यानी हम ध्यान रखेंगे एक दूसरे का, और हम एमिशन को रिड्यूस करेंगे जो भी हम कर रहे हैं। और जो दूसरा जो मेजर आउटकम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसको जो है बनाया गया, यानी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। बेसिकली क्योटो जो है जापान में एक सिटी है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, या यूँ कहिए कन्वेंशन हुआ था ऑन क्लाइमेट चेंज। किसने कराया था? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि बेसिकली रिड्यूस करने का था। इसका एम ही यही था कि भाई हमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसे रिड्यूस करना है। अब कितना परसेंट? ये बोल रहे थे कि एटलीस्ट 5% जो है हमें रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, ये टारगेट सेट कर रहे थे, और ये लीगली बाइंडिंग था। इसमें 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसमें जो डेवलपिंग नेशन थे, जैसे कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, अरे भाई अगर वो एमिशन रिड्यूस करेंगे तो फिर वो प्रोडक्शन कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? तो इसलिए हमारे पे, जैसे कि इंडिया पे, ये बाइंडिंग नहीं था लीगली। अब लीगली बाइंडिंग का मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये कि अगर आप ने रिड्यूस नहीं करा एमिशन जैसे कि इन्होंने टारगेट सेट किया था, तब ये गड़बड़ हो जाएगी कि भाई ये सैंक्शन लगा देंगे। जैसे कि अभी हाल ही में रशिया पे सैंक्शन लगाया गया कि भाई आपको जो है, आप इंटरनेशनली पेमेंट नहीं कर पाओगे, यानी रशिया से बाहर नहीं जाएगा पैसा। लेकिन फिर वो चाइना ने हेल्प कर दी, तो वो US ने सैंक्शन लगा दिया था। इसी तरह से ये जो है यूनाइटेड नेशंस सारे मिलके जो है सैंक्शन लगा देते हैं किसी भी एक कंट्री पे, अगर वो लीगली बाइंडिंग चीज़ को नहीं करे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील के लिए ये बाइंडिंग नहीं थी, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। तो आपको AIB एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी कंट्रियाँ थी जिसमें कि लीगली बाइंडिंग नहीं था, तो उसमें से इंडिया, चाइना, ब्राज़ील थी। ठीक है। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ,
यूएस के बारे में कि भाई यूएस ने साइन तो किया था कि हम रिड्यूस करेंगे एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस को, बट उसने बाद में इसे करने से मना कर दिया था और उसका रीजन बताया कि इससे हमारे, अगर हम इतना ज्यादा रिड्यूस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। अजीब बात है, यूएस जो है आजकल सबको लेक्चर देता रहता है, लेकिन देखो आप 1997 में इसने खुद साइन करके फिर बाद में करने से मना कर दिया था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल था बेसिकली ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसपे कि कई बार क्वेश्चन आते हैं आईबी में, और ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ। तो वहीं से ये निकला है, ये इंडिया का ही है, कोई इंडिया के बाहर का नहीं है। अभी जो मैंने दोनों डिस्कस करे थे पुराने टॉपिक, वो हम इंटरनेशनली बात कर रहे थे, अब इंडिया की बात कर रहे हैं। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल नाम में लिखा है प्रिकॉशन, जैसे कि एंटीसिपेटरी, यहाँ लिखा है ना एक्शन, जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल होती है हमारे पुराने सीआरपीसी में, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एफआईआर होती है किसी के नाम पे, अभी पुलिस ने अरेस्ट नहीं करा है उसे, लेकिन एक्यूज के पास अधिकार है कि वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दे अरेस्ट होने से पहले ही। कहाँ पर, या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। उसी तरह से यानी कि जैसे कि उसे आभास हो गया कि भाई अभी एफआईआर तो हो गई है, कल को मुझे अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस, तो आभास पे वो जो है एक्शन लिया उसने। तो उसी तरह से एंटीसिपेटरी एक्शन की बात कर रहा है ये प्रिंसिपल प्रिकॉशनरी। यानी अगर मैं, जैसे ये घर है किसी का, ठीक है, ये ए व्यक्ति का घर है, अब अगर आप यहाँ पर बड़ी सी रबड़ इंडस्ट्रीज़ के घर के सामने लगाना चाहो तो भाई इसको आभास नहीं हो गया ए को कि भाई ये जब इंडस्ट्री काम करेगी तो ये जो धुआं निकलेगा इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसके नेबर जो होंगे सभी को इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा अगर आप इसके सामने ही लगा दो इंडस्ट्री, तो इसको आभास नहीं हो जाएगा ये पहले ही। अब दिक्कत ये है कि ये प्रूफ कैसे करे, अभी तो इंडस्ट्री लगी नहीं है, तो प्रूफ कैसे करेगा, तो साइंटिफिकली प्रूव करने की कैसे कोशिश करेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स है, ला पाया तो दिखा सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है हाई कोर्ट के सामने कि भाई इसे स्टे लो, इसको रोको, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन रोको। या फिर वो क्या करेगा, अगर वो साइंटिफिकली प्रूव भी नहीं कर पाता तो क्या उसको अधिकार नहीं है फिर भी, ऐसा होना चाहिए क्या। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर इवन लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है आपके पास एविडेंस भी नहीं है साइंटिफिक, इसका मतलब ये नहीं है इस आधार पे उसको राहत नहीं, रेमेडी भी नहीं बचेगी उसके पास, यानी लीगल रेमेडी हमेशा रहेगी आपके पास। इवन आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहे कि भाई ये इससे मुझे नुकसान होने वाला है, आप फिर भी उसको फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, स्टे ले सकते हैं इसे रोकने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे नहीं है जो केस फाइल कर रहा है, उस पे है जो एक्टिविटी कर रहा है। जैसे इंडस्ट्री जो बनाना चाह रहा था उस पे है कि वो प्रूव करे कि भाई इससे नुकसान नहीं होगा इसको, पेटिशनर को वो प्रूव करे, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज है जैसे कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि नर्मदा रिवर थी ना गुजरात में आपके, तो वहां पर क्या हो रहा था, सरदार सरोवर डैम बना था जो कि बन चुका है 2017 में। 2000 में इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ग्रीन चिट दी थी कि आप बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले कई सालों तक लीगल बैटल चला। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि भाई आप अगर डैम बना रहे हैं बनाइए, लेकिन साथ ही साथ इनको भी सेटल करिए, वापस से रीसेटल करिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से तो क्वेश्चन आता ही है, और ये भी ओरिजिनेट होता है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेसिकली कोई ए पर्सन है जो रेजिडेंट है, अपने घर में रह रहा है। अब इसके कुछ ही घर के दूर में ना एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाती है लीगली, यानी अप्रूव्ड है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब इसका जो बॉयलर है ना वो फट जाता है किसी कारण से, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये बॉयलर फट जाता है और इससे भाई यहाँ को बहुत नुकसान हो जाता है ए को। जब ये केस फाइल करते हैं इनके अगेंस्ट, तो कंपनी कहती है ये तो भाई एक्ट ऑफ गॉड है, बेसिकली बारिश ज़्यादा हो गई और हमारा इसी वजह से बॉयलर फट गया, हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई, तो अपनी लाइबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, यानी कि आपसे अगर गलती हुई है नहीं हुई है, अगर आपके वहाँ से डैमेज हो रहा है किसी को नियर बाई को, कि भाई मेरी गलती नहीं है या तो किसी एक एम्प्लॉय गलती है, उससे लो हट जाना, हमारी कंपनी से मत मांगो, आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब भाई आप हैजार्डियस आपके पास चीज़ें हैं तो आपको केयर करना है, आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, तो ये इसलिए प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात करी गई थी, जो साहिबाद है दिल्ली से पास में जो साहिबाद है, वहाँ पर एक फैक्ट्री में गैस लीक हो गई थी, तो उसमें भी इसी तरह का नुकसान हुआ था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है अप्लाई किया था और बोला था ओनर्स को फैक्ट्री के कि भाई आप जो है कंपनसेशन दोगे विक्टिम्स को, और यहाँ तक कि इन्वायरमेंट आपकी वजह से जो नुकसान हुआ है
उसको भी क्लियर करोगे आप। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो मुझे लगता है ये हर बार हमेशा पूछते हैं, वेलोर सिटीज़न वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें क्या हुआ था, तो जो टैनरीज होती है ना, टैनरीज बेसिकली क्या होती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि जो एनिमल की स्किन होती है ना, उससे लेदर बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो इंडस्ट्री कह लो आप, छोटी छोटी जो है फैक्ट्री बना लेते हैं, तो उसमें स्किन जो है लाते हैं एनिमल की, फिर उसे लेदर में कन्वर्ट करने के लिए ना बहुत सारा वेस्ट होता है। तो ये क्या हो रहा था यहाँ पर, इनकी जो पलार रिवर थी ना उसको डैमेज कर रहे थे, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी, क्योंकि यार वेस्टेज बहुत होगी ना। आप खुद सोचो, जो एनिमल की स्किन है वहाँ से लेदर बनाते हैं, आप प्रोसेस का भी देखना यूट्यूब पे, तो कितना ज़्यादा वेस्टेज निकलती है। तो वो वेस्टेज जो था ना, ये कंपनीज क्या कर रही थी, 900 कंपनीज थी, यानी एक तरह से 900 फैक्ट्रीज थी जो इनका वेस्टेज होता था वो रिवर में फेंक रहे थे। तो इसी वजह से इन सिटीजन्स ने जो है केस लड़ा, और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और साथ ही साथ पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल अप्लाई किया, ठीक है, और इन्हें जो है बैन कर दिया। देखिए, अगर आप में थोड़ा सा बहुत भी अगर कंफ्यूजन है इस दोनों प्रिंसिपल को लेके, तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बात कर रहा है प्रिवेंटिंग हार्म, बेसिकली ये बात कर रहा है प्रिकॉशंस की, यानी अभी आभास हुआ है आपको, एक्चुअल में आपको नुकसान नहीं हुआ, उसी पे आप एक्शन कर लें आप अपना, यानी पीआईएल फाइल कर दें, या कि भाई इसे रोको, ये नुकसान हो सकता है मुझे, तो आप ये कर सकते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का यूज करके। बट जो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है ये बात की कर रहा है, यानी कि जब नुकसान हो जाता है ये तब अप्लाई किया जाता है कि आप डैमेजेस दो, आपसे नुकसान हुआ है, आप लाइबिलिटी से बच नहीं सकते, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात कर रहा है कि भाई आप आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगी। तो दोनों में ये डिफरेंस है। चलिए, अभी हमने काफ़ी सारे प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंस थे वो हमने कवर कर लिए। अब बात कर लेते हैं पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की। तो ये फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, और इसे रिकग्नाइज़ किया गया था किस केस में, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 में। अब ये जो बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली एक रिजॉर्ट कह सकते हैं आप, मोटल कह लें आप, तो यहाँ पर बनाया गया था, इसके सामने एक रिवर जा रही थी। तो इसको क्या करा इन्होंने, इनको डर था कि जब रिवर में फ्लो ज़्यादा आएगा, यानी पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो इनके मोटल में जो है रिजॉर्ट में दिक्कत आ सकती है, फ्लड आ सकती है। तो इसको उन्होंने क्या करा, यहाँ पर दीवार लगा दी और इसका जो है डाइवर्ट कर दिया गया दूसरी साइड। अब जब ये दूसरी साइड किया तो ऑब्वियस ही बात है दूसरों को दिक्कत होने लगी, और फाइनली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो सरकार है ना, ये रिवर भले ही आपकी ओनरशिप है, लेकिन जो स्टेट होता है यानी गवर्नमेंट होती है वो एज ए ट्रस्टी है, बोला गया है। यानी आपको जो ट्रस्ट पे दिया गया है जो रिसोर्सेज है, आप पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि कमर्शियल एक्टिविटी, इस मोटल को फायदा देने के लिए आपने इसका यूज कर लिया, तो ये गलत माना गया। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के कहती है कि भाई आप जो है नेचुरल रिसोर्स हैं, रिवर, फॉरेस्ट हो गई, लेक्स हो गए, ये पब्लिक के यूज है, इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, वीडियो को खत्म करने से पहले ऐसा मुझे ठीक लगा कि हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एआईबी में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो है दिल्ली में है, साथ ही साथ पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता में तो है, यहाँ से भी एआईबी क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, इसमें जो एक्ट कवर होते हैं, यानी कि अगर आपको वाटर, फॉरेस्ट हो गया, एयर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी केस अगर आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। लेकिन ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि इसमें नहीं यूज किया जाता, यानी आप उसके अंतर्गत नहीं फाइल कर सकते, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, या फिर माइनिंग लॉस, तो ये ध्यान रखिए, ये लिमिटेशन है इसकी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को बनाया हुआ है। बाकी कंट्रीज में तो होता भी नहीं है, ठीक है। अब एक जो क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आ जाता है ना कि इसके चेयरपर्सन कौन बन सकते हैं, भाई जो रिटायर्ड जज है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो बन सकते हैं, उनकी जो सेम क्वालिफिकेशन दी गई है। टर्म्स कितना होता है भाई, 5 ईयर के लिए मेंबर जो होते हैं इनके, वो 5 साल का टर्म होता है उनका, ठीक है, और वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा, एआईबी में पूछ सकता है। अब लिमिटेशन पीरियड भी देख लीजिए, यानी कि अगर मान लीजिए आपको पानी से समस्या, कोई दिक्कत हो रही है, आपका घर है ये रहा, कोई दिक्कत हो गई है पानी की, आप जिस दिन से दिक्कत हुई है आपको 6 महीने में केस फाइल करना है, ये लिमिटेशन पीरियड है। जैसे हमारा रिकवरी सूट होता है, हमें उसमें 3 साल में फाइल करना होता है ना कॉज ऑफ एक्शन से, या फिर आपका ये कंज्यूमर केस होता है, उन 2 साल में फाइल करना होता है हमें, लिमिटेशन पीरियड इसका 6 मंथ होता है। तो देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अभी तक हमने प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन जो है पढ़ लिए हैं, और अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इन्हें हम अटेम्प्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर करके देख सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्लेन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो अभी हमने कंप्लीट किया था अपना प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को रिवाइज किया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन अ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन की बात करी थी ना अभी हमने इन द इन्वायरमेंटल लॉ। तो आपने देखा होगा MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, जो तो हमने केस डिस्कस किया था, उसका भी हमने आंसर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल made an attempt to look into the question regarding extension of right to life to right to health and other hygienic condition। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A, the rural litigation and entitlement केंद्र वर्सेस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30, बेसिल कन्वेंशन is associated with one of the following। तो इसका आंसर है D, the control of transboundary movement of hazardous waste and their disposal। ठीक है, तो हमने ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट।